हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा था और मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था लैंडमार्क बुक्स का। क्लास 8 का जो लैंडमार्क का बुक है, सोशल साइंस का, सोशल स्टडी का, या यूँ कहें कि एसएसटी का, उसमें मैंने चैप्टर नंबर 10 के एक्सप्लेनेशन कर दिए थे। एक ही पार्ट किया था, उसका सेकंड पार्ट में भी और डालने वाला हूँ। देखता हूँ कि उस वीडियो पे आपका कितना प्यार मिलता है, उसके हिसाब से मैं सेकंड पार्ट भी उसको अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आज मेरे पास समय है, मौका है चैप्टर नंबर 11 को पढ़ाने का। तो क्लास 8 लैंडमार्क बुक का जो चैप्टर नंबर 11 है, चेंजेस इन द आर्ट्स, तो आज हम उसके बारे में बिल्कुल भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चेंजेस इन आर्ट्स, आर्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई पेंटिंग बनाते हैं, आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, आप कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ बनाते हैं, तो उसको आर्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। आप कोई पेंटिंग बनाते हैं, किसी की तस्वीर बनाते हैं, वो फाइन आर्ट हो गया। आप म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, आप गाते हैं, आप तबला बजाते हैं, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आर्ट्स में आती हैं। केवल चित्र बनाना, पेंटिंग बनाना ये आर्ट में नहीं आता है। अगर आपने कोई बिल्डिंग बना दी या कोई डिज़ाइन बना दी, तो उसे भी आर्ट के कैटेगरी में गिनते हैं। तो यहाँ ये आपको बताना चाहता है चैप्टर में कि जो भारत की कला थी, इंडिया में जो आर्ट बनाया जाता था, जैसे मंदिरों पे चित्रकारी की जाती थी, पत्थरों को उकेर करके मूर्ति बनाया जाता था, उससे पत्थरों को काट करके बड़े बड़े मंदिर बना दिए गए। बड़े बड़े जो कि उसमें सुरंगें बना दी गई। तो वो जो आर्ट था, उसमें चेंजेस कैसे आए, चलिए इसको मैं शुरू करता हूँ। दिया हुआ है द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। यहाँ पे कह रहा है दाउ द प्रिंटिंग प्रेस अराइव्ड इन इंडिया इन द 16th सेंचुरी। कह रहा है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो आया वो 16th सेंचुरी के लगभग आया। प्रिंटिंग प्रेस का मतलब जहाँ से किताबें छपती हैं, जहाँ छापा जाता है। It was not until 300 years later that it would make a significant impact on the lives of the Indian people. और जब प्रेस आ गया यहाँ पे गोवा में, ठीक है, पुर्तगाल का जब शासन था गोवा में, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस वगैरह को बनाया था। उनको दरअसल उनको करना क्या था कि उनको बाइबिल छापनी थी। वो इंडिया में मिशनरीज के रूप में आए थे तो व्यापार करने के लिए। लेकिन जब कुछ दिन यहाँ रह गए तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के लोग सीधे साधे भोले भाले हैं, तो इनको भी जो है कि प्रभु यीशु के शरण में लिया जाए और ईसाइयत इनको सिखाया जाए, क्रिश्चियनिटी इनको सिखाई जाए। तो वो बाइबिल जो है कि गोवा पे तो उनका कब्जा ही था एक तरह से, तो बाइबिल वो छापने लगे, छाप करके वहाँ पे बंटवाने लगे। आज आप जाएंगे गोवा में तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि इंडिया है कि क्या है ये। पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी कल्चर वहाँ पे आपका इस समय आपको देखने को मिलेगा गोवा में, ठीक है। लेकिन बहुत पहले ऐसा नहीं था। तो कह रहे हैं कि जब प्रिंटिंग प्रेस आया इंडिया में, तो आते ही नहीं छा गया, आते ही उसका इम्पोर्टेंस लोगों ने नहीं समझा, ठीक है। कई सौ साल लगे उसको समझने में। प्रिंटिंग इन इंडिया वॉज मोस्टली डन थ्रू द लिथोग्राफी। कह रहे हैं कि उस जमाने में पेन प्रिंटिंग जो की जाती थी भारत में, वो लिथोग्राफी के तहत की जाती थी। लिथोग्राफी क्या है आगे बता रहा है। लिथोग्राफी इज अ मेथड ऑफ प्रिंटिंग यूजिंग स्टोन्स और अ मेटल प्लेट विथ अ कंप्लीटली स्मूथ सरफेस। कह रहे हैं कि एक मेटल का या पत्थर का सांचा बनाया जाता था, उसी सांचे में चीज़ों को रख करके प्रिंटिंग का काम किया जाता था। लिथोग्राफी बिकम द मोस्ट कॉमनली यूज चॉइस फॉर पर्सियन एंड उर्दू प्रिंटिंग। और लिथोग्राफी भारत में पर्सियन के समय में भी थी और उर्दू प्रिंटिंग में भी ये यूज आता था। इट वॉज ईजी टू ऑपरेट एंड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं कि इससे छापना बड़ा आसान था, बिल्कुल भी आसान था। अगर कोई अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा भी होता था, एक बार सीख लेता था तो आराम से इसको छाप लेता था। और इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलते थे। बहुत सारी जो उसमें चीज़ें छापी जाती थी, की जाती थी, उसमें कई सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता था। इनिशियली मोस्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड मैप्स वर प्रिंटेड इन दिस वे। इस तरीके से बहुत सारे जो कागजात थे आपके मुगल काल से लेकर के और यहाँ तक जो है कि, तो वो छापे गए। और बाकी सारे मैप वगैरह भी इससे बनाए गए, इस तरीके से बनाए गए। लेटर पेंटिंग ऑल्सो बिगेन टू प्रिंटेड।
तो प्रिंटिंग के अलावा, छापने के अलावा पेंटिंग वगैरह भी बनाई जाने लगी। लिथोग्राफ्ड बुक्स वेयर ऑल्सो ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, और लिथोग्राफ के टेक्निक से जो बुक बनाई जाती थी उनका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता था। बाय द मिड 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, यानी 1850-1860 के आसपास, कलकत्ता इमर्ज्ड एज अ मेजर सेंटर फॉर पब्लिशिंग। बुक छापने के लिए या प्रिंटिंग के लिए कलकत्ता जो है कि एक बहुत बड़ा स्थान के रूप में उभर करके आया। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड हियर इन 1778। 1778 में यहाँ पे भारत का कलकत्ता का पहला प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे डाला गया। अभी देख लीजिए यहाँ पे चित्र में क्या दिखा, पिक्चर में क्या दिखा रहा है। 19th सेंचुरी लिथोग्राफ ऑफ आगरा फोर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में 19th सेंचुरी में आगरे का किला, आगरा फोर्ट कैसे दिखता था, ये लिथोग्राफी मेथड से बनाई गई पेंटिंग है। उसके बाद अगली आपकी हेडिंग है ग्रोथ ऑफ द इंडियन प्रेस। ये भारतीय प्रेस का विकास कैसे हुआ। ठीक है, जो भारत वाले थे उन्होंने अपना हिसाब किताब कब स्टार्ट किया, अपना प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने कब लगाया। द ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर एंड इंडियन न्यूज़पेपर्स हैड ए रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑन द पीपल। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी लैंग्वेज में, जैसे भोजपुरी लैंग्वेज हो गई, उड़िया लैंग्वेज हो गई, बंगाली लैंग्वेज हो गई, ये लोकल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा को क्या कहते हैं, वर्नाकुलर कहते हैं। तो जब क्षेत्रीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं में न्यूज़पेपर छपने लगे तो उस चीज़ को, उस समय को रेवोल्यूशनरी पॉइंट माना गया और महत्वपूर्ण समय माना गया भारतीय प्रिंटिंग प्रेस के विकास के लिए, क्योंकि वहीं से चीज़ों को ग्लोरीफाई होना शुरू हुआ और प्रिंटिंग ने जो है कि जो सुर्खियाँ पाई, प्रिंटिंग ने जो कमाल किया वो उसी स्टेज से किया। अगर क्षेत्रीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं में न्यूज़पेपर वगैरह नहीं छपे होते तो प्रिंटिंग का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ होता जितना कि बाद में चल के हो गया या जितना कि होना चाहिए था। आते हैं अगले पेज पे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑफ व्यू एंड बिकेम अवेयर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। क्या धीरे धीरे यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, चीज़ें छपने लगी और धीरे धीरे इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी यहाँ पे शुरू हो गए। The press was an important vehicle for the dimensions of nationalist ideas। कह रहा है कि जिस समय कलकत्ता में न्यूज़पेपर वगैरह छपने लगे, क्षेत्रीय भाषाओं में, मराठी भाषा में छपते थे, ठीक है, गुजराती में छपते थे, बंगाली में छपते थे, तो इस क्षेत्रीय भाषाओं में जब न्यूज़पेपर छपने लगे, ये वो समय था, ये वो दौर था जब इंडिया में राष्ट्रवादी भावनाएं मुखर हो रही थी और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया था। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए लड़ाई की जा रही थी। गांधी जी के नेतृत्व में गांधी जी और बाकी जो हमारे नेता थे, ठीक है, वो नेता लगे हुए थे देश को आज़ाद कराने में। तो अपनी बातों को जनता तक को कैसे पहुंचाएं। अब उस ज़माने में माइक तो थे नहीं, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं कि गांधी जी एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देते और सब लोगों को सूचना पहुंच जाती। सुभाष चंद्र बोस इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देते और लोगों को सूचना पहुंच जाती। ये चीज़ें तो उस ज़माने में थी ही नहीं, उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर ही एक ऐसा माध्यम हो गया है, ठीक है, जिससे जनता को जगाया जा सके, जनता को, भारत के लोगों को बताया जा सके कि अंग्रेज कितने कुटिल हैं और अंग्रेज कितनी खतरनाक चालें चल रहे हैं हमको बांटने के लिए, हम लोग को डिवाइड करने के लिए और हम पर रूल करने के लिए। ठीक है, वो जो अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, जो ड्रेन कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी को जो चोट पहुंचा रहे हैं, या हमको बांटने की जो साजिश कर रहे हैं, हमको कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं, वो किस रूप में कर रहे हैं, ये जनता भोली भाली होती है, जनता इतनी जल्दी समझ नहीं पाती है और जब तक समझती है तब तक टाइम बहुत लेट हो चुका होता है। तो जितने भी इन लोगों ने पेपर वगैरह छापे, ठीक है, एडिटोरियल किया, प्रिंटिंग प्रेस खोले, इन सब लोगों ने इस चीज़ को एक माध्यम बनाया, मीडियम बनाया जनता को जागरूक करने के लिए। By the end of 19th century, there were more than 500 newspapers in India। और 19th सेंचुरी के एंड में, यानी कि 1899 तक आते आते 500 न्यूज़पेपर्स इंडिया में छप चुके थे, इंडिया में आ चुके थे।
Raja Ram Mohan Roy was one of the first people to present nationalist views in the newspaper. और राजा राम मोहन रॉय ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्रों में अन्य खबरों के अलावा नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादिता, राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रवाद को उसमें जगह दी। इस संबद्ध कौमुदी, ठीक है, संबद्ध कौमुदी नाम का जो इनका अखबार छपता था बंगाली में, एंड मिरातुल अखबार इन पर्शियन, और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार छपा करता था, ठीक है। वेयर व्हीकल थ्रू विच सोशल रिफॉर्म्स, तो सामाजिक सुधार करने का, समाज में जो इल कस्टम्स थी, जो कुरीतियाँ थी, जो गलत परंपराएं थी, उनको सुधारने के लिए, लोगों को समझाने के लिए उस पेपर का यूज़ किया गया। फिलोसॉफिकल डिबेट्स और रिलीजियस आइडियाज़ वे डिस्कस्ड, धार्मिक विचार डिस्कस करने होते थे, या फिलोसॉफिकल डिबेट्स करनी होती थी, और या तो फिर देश की बात करनी होती थी, भारत राष्ट्र की बात करनी होती थी, तो ये सब चीज़ें उसमें यूज आती थी। यही सब चीज़ें पेपर में लिख दिया जाता था, जनता पढ़ती थी, तो जनता के बीच वो डिबेट का मौका बन जाता था। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और भी अलग अलग अखबार थे, न्यूज़पेपर थे जो इस समय पब्लिश हुए। वो अमृत बाजार पत्रिका था, बॉम्बे समाचार था, जामे जमशेद था, सोम प्रकाश था, केसरी था, द ट्रिब्यून था और द हिंदू था। इतने सारे ये प्रमुख पेपर, ये मेन न्यूज़पेपर हैं जो काफ़ी फेमस हुआ करते थे उस ज़माने में। 19th सेंचुरी के आसपास की बात है ये। सम ऑफ द न्यूज़पेपर्स हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट व्यूज़, उनमें से कुछ जो पेपर थे वो पक्का राष्ट्रवादी थे, वो केवल भारत की ही बात करते थे, भले ही उसमें भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों की बात ना लिख करके वो भारत की बात करते थे। दिस लेड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू पास मेनी एक्ट्स टू कंट्रोल द वर्नाकुलर प्रेस, और जब अंग्रेजों की सिट्टी पिट्टी जब खुलने लगी, उसमें जब उनकी कलाई खुलने लगी, जब अंग्रेजों की चालों को समझ करके लिखने लगे, वो भारतीय लोगों को जब जागरूक करने लगे, अवेयर करने लगे, तो इससे अंग्रेज घबरा गए, ब्रिटिश वाले घबरा गए। तो उन्होंने बहुत सारे एक्ट पास किए, बहुत सारे कानून बनाए कि इन न्यूज़पेपरों पर लगाम कैसे लगाई जाए, ठीक है। उसके बाद से आपका आ गया है लिटरेचर, साहित्य को देख लीजिए। बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिश जब भारत में आए उससे पहले, देयर एग्जिस्टेड अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर इन संस्कृत, इससे पहले जो भारत में किताबें छपती थी या जो ग्रंथ होते थे, ठीक है, गुप्त काल और उससे पहले की बात कर रहे हैं, तो संस्कृत में होते थे। सारी प्रमुख पुस्तकें जो है कि संस्कृत में छपती थी। अरेबिक अरबी भाषा में होती थी, पर्शियन फारसी भाषा में होती थी, एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज और क्षेत्रीय भाषाओं में होती थी, बंगाली, मराठी, ठीक है, असमीज़, ठीक है, दक्षिण भारत की जो भाषा है तेलुगु, कन्नड़, इसमें होती थी। एज गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, जैसा कि गुजराती में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में होती थी, एंड मेनी अदर्स और भी लैंग्वेजेस में होती थी। द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस स्टिमुलेटेड द एक्सपेंशन ऑफ ऑल दिस लिटरेचर, प्रिंटिंग प्रेस का जब विकास हो गया, जब छापे खाने आने लगे, प्रिंटिंग प्रेस जब हो गया, तो इन सब चीज़ों ने, प्रिंटिंग प्रेस ने इन सब लिटरेचर को एक बड़ी जगह दे दी, एक मंच दे दिया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अब यहाँ से किताबें छपने लगी, और किताबें छपने लगी हैं तो लोगों तक पहुँचने लगी, लोगों ने उनको पढ़ना स्टार्ट किया। द राइटर्स ऑफ द 19th सेंचुरी बिगैन टू मूव अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल माइथोलॉजिकल प्लॉट्स एंड फोकस्ड ऑन एवरीडे लाइफ। पहले लोग धार्मिक बातें करते थे, रिलीजियस बातें करते थे, अब लोग डेली टू डेली लाइफ की बातें करने लगे, जो कॉमन प्रॉब्लम थी लोगों की उनको जो है कि एड्रेस करने लगे, जो सामाजिक समस्याएं थी, जो सोशल समस्याएं थी, निजी जिंदगी में जो होता था, उन सब बातों को वहाँ लिखा जाने लगा। तो लिखा जाने लगा, तो जब आम आदमी की बातें लिखी जाने लगी, लोगों को जो समस्याएं थी, जो उस समय, उस सालों में चल रहा था, उस समय जो चीज़ें हाईलाइट थी, उसको जब लिखा जाने लगा, तो और ज़्यादा लोग पढ़ने लगे। लोगों को लगा, अरे ये तो मेरी समस्या है, अरे ये तो मेरी कहानी है, अरे ये तो हमारे साथ तो ये भी हो चुका है। तो लोगों को लगा कि भाई लोगों की निजी बातें वहाँ पे आ रही हैं, और लोग जो उसमें झेल रहे थे, उन सब के बारे में जब लिखा जाने लगा, छापा जाने लगा,
तो लोग भावनात्मक रूप से उन सब अखबारों से, न्यूज़पेपर से और उन चीज़ों से जुड़ गए। नेशनलिज्म बिकेम अ पॉपुलर थीम इन द राइटिंग्स ऑफ दिस पीरियड। राष्ट्रवाद जो है कि उस समय का मेन थीम हो गया न्यूज़पेपरों में आर्टिकल लिखने के लिए, लेख लिखने के लिए, क्योंकि 1885 1885 तक जो है कि कांग्रेस का निर्माण हो चुका था, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी, और 1915 तक गांधी जी भी भारत में आ चुके थे। गांधी जी से पहले बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल जिसे कहते हैं, वो एक्टिव थे, वो हावी थे। कांग्रेस तो 1885 से ही काम कर रही थी। फिरोज शाह मेहता हो गए, नरसिंह मेहता हो गए, और बहुत सारे इसमें जो है कि दादा भाई नौरोजी हो गए, बहुत सारे जो है कि नेता इसमें पहले से लगे हुए थे। गांधी जी ने आकर के पोजीशन कब लिया? 1915 में लिया, लेकिन कांग्रेस तो बंद तो 1885 में ही गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड मुंशी प्रेमचंद pioneered the growth of modern Hindi literature. भारतेंदु हरिश्चंद्र और मुंशी प्रेमचंद ने को आधुनिक भारत का साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में भूमिका निभाई थी, हिंदी भाषा को पहचान दिलाई भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इन्होंने अपनी सारी चीज़ें हिंदी भाषा में लिखी, उसको प्रचलन करने के लिए, उसको पॉपुलर करने के लिए। प्रेमचंद वर्क सच एज गोदान, सेवा सदन एंड रंगभूमि। प्रेमचंद जिन्होंने जो नॉवेल लिखे, जो उपन्यास लिखे थे, जैसे गोदान हो गया, सेवा सदन हो गया, रंगभूमि हो गया, उनमें जो है कि कॉमन पीपल की समस्याओं के बारे में बातें की जाती थी। जैसे लोअर कास्ट का जो ऑपरेशन किया जाता था, उनको दबाया जाता था, बाल विवाह जो किया जाता था, या सामाजिक जो बुराइयां फैली हुई थी उस समय, उन सब के बारे में जो है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने नॉवेल्स में जिक्र किया। लोगों ने जब उसको पढ़ा तो लोगों को अवेयरनेस हुआ। शरद चंद्र चटर्जी या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय एंड बंकिम चंद्र चैटर्जी, शरद चंद्र और बंकिम चंद्र, ये बंगाल के बहुत फेमस लेखक हुए हैं, टू मोस्ट वेल नोन बंगाली राइटर्स ऑफ दिस पीरियड। और ये थे तो बंगाली, लेकिन पूरे इंडिया में फेमस हैं, इनकी जो राइटिंग्स हैं पूरे इंडिया में फेमस हुई। सम ऑफ द फेमस वर्क ऑफ शरद चंद्र आर देवदास। कुछ जो इनके फेमस रचनाएं हैं, उपन्यास हैं शरद चंद्र के, वो बंकिम क्या कह रहा हूँ मैं, शरद चंद्र के, वो देवदास है, परिणीता है और श्रीकांत है। बंकिम चंद्र चैटर्जी दुर्गेश नंदिनी। और बंकिम बंकिम चंद्र चैटर्जी की जो कुछ बहुत फेमस जो रचनाएं हैं, कंपोजिशंस हैं, उनमें दुर्गेश नंदिनी आता है, आनंद मठ आता है, और देवी चौधरानी आता है। द सॉन्ग वंदे मातरम फ्रॉम आनंद मठ। और जो वंदे मातरम हमारा जो राष्ट्रगीत है, ठीक है, वंदे मातरम करके सुजलाम सुफलाम वाला, वो आनंद मठ उपन्यास से ही लिया गया है, उसी में वो गीत लिखा हुआ था। वो हमारा नेशनल सॉन्ग जो है कि एडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड बंगाली राइटर्स। सबसे जो प्रतापी, सबसे शानदार जो राइटर हुए हैं बंगाल के, वो रविंद्रनाथ टैगोर हुए हैं। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक। उन्होंने संगीत में भी अपना योगदान दिया, डांस में भी कंट्रीब्यूट किया, ड्रामा लिखे, पोइट्री लिखी और पेंटिंग भी की। गीतांजलि, गोरा एंड घरे बैर, ठीक है, ये तीन जो है कि उनकी फेमस रचनाएं हैं, मोस्ट फेमस हैं। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। और गीतांजलि नामक कंपोजिशन पे तो इनको 1913 में, 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला, जो कि लिटरेचर का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, आइए आगे बढ़ते हैं। द कॉलोनियल पीरियड ऑल्सो सॉ द राइज ऑफ ग्रेट उर्दू राइटर्स। तो ये तो संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा, बंगाली भाषा की बात हो गई। उर्दू में भी कुछ बहुत बड़े पोइट्स रहे हैं उस जमाने में। जिस जमाने की ये बात है, मिर्ज़ा गालिब वॉज एन एक्लेम्ड पोइट ऑफ कोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जब यहाँ के एम्परर थे, जब बादशाह थे, तो उनके समय मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़े उर्दू के कवि थे। मोहम्मद इकबाल जो थे, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा बनाया था, मोहम्मद इकबाल, वो भी बहुत फेमस पोइट थे। ये मोहम्मद इकबाल वही हैं जिन्होंने पहले तो सारे जहाँ से अच्छा नामक गीत बनाया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और फिर बाद में पाकिस्तान की डिमांड करने लगे और पाकिस्तान चले गए।
ठीक है। अ पैट्रियट सॉन्ग विच इज़ पॉपुलर टू दिस डेज। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बहुत लोकप्रिय गीत है, आज भी गाया जाता है। राइटर सच एज फ़कीर मोहन सेनापति, कुछ लेखक भी हुए उस ज़माने में। फ़कीर मोहन सेनापति, हेमचंद्र बरुआ, हरिनारायण आप्टे और कवेम्पु वेंकटप्पा गौड़ा पुत्रपा। ये जितने राइटर हैं, इन्होंने भी उड़ीसा में, असमी भाषा में, मराठी भाषा में, कन्नड़ भाषा में, आदि आदि भाषाओं में अपनी अपनी रचनाएं उन्होंने लिखी और क्षेत्रीय भाषा को, वर्नाक्युलर लैंग्वेज को ऊपर किया, उसको प्रसिद्धि दिलाई, उसको स्थान दिलाया। इन साउथ इंडिया वलथोल नारायण मेनन ये जो थे, और कुमारन आसन और महाकवि उल्लूर एस परमेश्वर अय्यर, ये लोग जो थे, इन लोगों ने इन लैंग्वेजेस में, दक्षिण भारतीय लैंग्वेजेस में अपने झंडे गाड़े और अच्छे खासे रचनाएं लिखी। पॉपुलर भी हुए बहुत ये लोग, मलयालम स्कॉलर भी हुए। ओ चंदू मेनन्स इंदुलेखा, इनकी ओ चंदू जो मेनन की इंदुलेखा पब्लिश हुई थी 1889 में, वाज फर्स्ट मॉडर्न नॉवेल ऑफ मलयालम। ये मलयालम भाषा की पहली मॉडर्न नावल कही जाती है। सुब्रमण्यम भारतीज तमिल पोइम्स वेर एक्सट्रीमली पॉपुलर। सुब्रमण्यम भारती जी की जो तमिल पोइम्स थी वो भी बहुत पॉपुलर हुई उस समय में, एंड कंटिन्यू टू बी संग इन मेनी होम्स टिल टुडे। और बहुत सारे घरों में, दक्षिण भारतीय घरों में आज भी उनकी कविताएं गाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। चैप्टर थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मेरी हैबिट है कि जब लंबा चैप्टर होता है तो मैं उसे 2 पार्ट में बनाता हूँ। बहुत लंबी वीडियोस को आप लोग पसंद नहीं करते हैं, उससे वॉच टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं आ पाता है, ठीक है। तो पेंटिंग से हम लोग अगले पार्ट में इसको मैं शुरू करूँगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक करिए, दबा के शेयर करिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,